मैकडॉनेल डगलस बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है जिसे मैकडॉनेल डगलस द्वारा 1980 के दशक से 1990 के दशक तक संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएफ के लिए विकसित किया गया था। C-17 दो पिछले पिस्टन इंजन वाले सैन्य कार्गो विमान डगलस स-74 ग्लोबमास्टर और डगलस स-124 ग्लोबमास्टर 2 के नाम को आगे बढ़ाता है। C-17 आमतौर पर सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट मिशन करता है, दुनिया भर में सैनिकों और कार्गो का परिवहन करता है। अतिरिक्त भूमिकाओं में चिकित्सा निकासी और एयर ड्रॉप ड्यूटी शामिल हैं। इसे लॉकहीड स-141 स्टारलिफ्टर को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था और लॉकहीड स-5 गैलेक्सी के कुछ कर्तव्यों को भी पूरा करता है। बोइंग, जिसका 1997 में मैकडॉनेल डगलस के साथ विलय हो गया, ने विलय के बाद भी C-17 विमान का निर्माण जारी रखा। परिवहन भारत, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और यूरोप स्थित बहुपक्षीय संगठन हैवी एयरलिफ्ट विंग के हवाई हथियारों के साथ अमेरिकी वायुसेना के साथ सेवा में है। अंतिम C-17 को लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया संयंत्र में पूरा किया गया। 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने अपने लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस सामरिक कार्गो विमान के लिए एक प्रतिस्थापन की तलाश शुरू की। एडवांस्ड मीडियम स्टॉल ट्रांसपोर्ट अस्त प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बोइंग ने एक 14 का प्रस्ताव रखा और मैकडॉनेल डगलस ने एक 15 का प्रस्ताव रखा। हालांकि दोनों प्रवेशकों ने निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पार कर लिया। एक विजेता के चयन से पहले AMST प्रतियोगिता रद्द कर दी गई थी। वायुसेना ने अपने रणनीतिक एयरलिफ्ट को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के साथ एक बड़ा अस्त विकसित करने के लिए नवंबर 1979 में सच कार्यक्रम शुरू किया। उड़ान के दौरान कार्गो विमान का शीर्ष दृश्य एक लड़ाकू विमान द्वारा पीछा किया गया। प्रत्येक अनस्वेप्ट विंग के नीचे 2 इंजन हैं जो अग्रणी किनारे से आगे की ओर निलंबित हैं। मैकडॉनेल डगलस YC-15 डिजाइन को C-17 के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 1980 तक उसाफ ने खुद को पुराने सल्क 141 स्टारलिफ्टर कार्गो विमान के एक बड़े बेड़े के साथ पाया। जटिल मामले यूएसएफ को अपनी तीव्र तैनाती एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं में वृद्धि की आवश्यकता थी। यूएसएफ ने मिशन आवश्यकताओं को निर्धारित किया और अक्टूबर 1980 में C-1 के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध RFP जारी किया। मैकडॉनेल डगलस ने YC-15 पर आधारित एक नया विमान विकसित करने के लिए चुना। बोइंग ने अपने अस्त 114 के बढ़े हुए 3 इंजन संस्करण के लिए बोली लगाई। लॉकहीड ने 2 डिजाइन प्रस्तुत किए, एक स-5 आधारित डिजाइन और एक विस्तृत स-141 डिजाइन। 28 अगस्त 1981 को मैकडॉनेल डगलस को अपने प्रस्तावित विमान का निर्माण करने के लिए चुना गया, फिर C-17 नामित किया गया। एक 15 की तुलना में नए विमान में स्वेप्ट विंग, बढ़े हुए आकार और अधिक शक्तिशाली इंजन होने के कारण अंतर था। यह इसे स-141 द्वारा किए गए कार्य को करने और लॉकहीड स-5 गैलेक्सी के कुछ कर्तव्यों को पूरा करने, स-5 बेड़े को बड़े आकार के कार्गो के लिए मुक्त करने की अनुमति देगा। C-1 प्रतियोगिता के बाद एयरलिफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों का अनुसरण किया गया। ये स-141 को स-141 अब में लंबा कर रहे थे, अधिक स-5 ऑर्डर कर रहे थे, कत-10 की निरंतर खरीद और सिविल रिजर्व एयर फ्लीट का विस्तार कर रहे थे। सीमित बजट ने कार्यक्रम के वित्त पोषण को कम कर दिया, जिसके लिए 4 साल की देरी की आवश्यकता थी।
इस दौरान प्रारंभिक डिजाइन कार्य और इंजन प्रमाणन को पूरा करने के लिए ठेके दिए गए। दिसंबर 1985 में प्रोग्राम मैनेजर बॉब क्लेपर के तहत एक पूर्ण पैमाने पर विकास अनुबंध प्रदान किया गया। इस समय 1990 के लिए पहली उड़ान की योजना बनाई गई थी। वायुसेना ने 210 विमानों की आवश्यकता का गठन किया था। 1980 के दशक के अंत में विकास की समस्याओं और सीमित फंडिंग के कारण देरी हुई। विकासशील विमानों की आलोचना की गई और इस दौरान अधिक लागत प्रभावी विकल्पों के बारे में सवाल उठाए गए। अप्रैल 1990 में रक्षा सचिव डिक चेनी ने आदेश को 210 से घटाकर 120 विमान कर दिया। C-17 की पहली उड़ान 15 सितंबर 1991 को कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में मैकडॉनेल डगलस के संयंत्र से लगभग एक साल देरी से हुई थी। पहले विमान T1 और 5 और उत्पादन मॉडल पाइक P5 ने एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस में व्यापक उड़ान परीक्षण और मूल्यांकन में भाग लिया। स्थिर और बार बार लोड परीक्षण के लिए 2 पूर्ण एयरफ्रेम बनाए गए थे। विकास की कठिनाइयां अक्टूबर 1992 में 17 विंग के एक स्थिर परीक्षण के परिणाम स्वरूप विंग 128% डिजाइन लिमिट लोड में विफल हो गया, जो कि 150% आवश्यकता से कम था। दोनों पंख पीछे की ओर झुके हुए थे और स्ट्रिंगर, स्पार्स और रिब्स में खराबी आ गई थी। विंग संरचना को नया स्वरूप देने के लिए कुछ $100 मिलियन खर्च किए गए। सितंबर 1993 में एक दूसरे परीक्षण के दौरान विंग 145% पर विफल हो गया। हालांकि परीक्षण डेटा की सावधानी पूर्वक समीक्षा से पता चला कि विंग सही ढंग से लोड नहीं किया गया था और वास्तव में आवश्यकता को पूरा करता था। 1993 की शुरुआत में 17 को ग्लोबमास्टर एक नाम मिला। 1993 के अंत में रक्षा विभाग दौड़ ने ठेकेदार को उत्पादन और लागत में वृद्धि की समस्याओं को हल करने या 40वें विमान की डिलीवरी के बाद अनुबंध की समाप्ति का सामना करने के लिए 2 साल का समय दिया। 1993 की शर्तों को स्वीकार करके मैकडॉनेल डगलस ने कार्यक्रम के विकास के चरण में लगभग उस $1.5 बिलियन का नुकसान उठाया। अप्रैल 1994 में कार्यक्रम बजट से अधिक बना रहा और वजन, ईंधन जलने, पेलोड और रेंज विनिर्देशों को पूरा नहीं करता था। यह उड़ान योग्यता मूल्यांकन परीक्षणों के दौरान कई प्रमुख मानदंडों में विफल रहा। मिशन सॉफ्टवेयर, लैंडिंग गियर और अन्य क्षेत्रों में समस्याएं पाई गई। मई 1994 में उत्पादन में 32 विमानों तक की कटौती करने का प्रस्ताव किया गया था। बाद में इन कटों को रद्द कर दिया गया। जुलाई 1994 की सरकारी जवाबदेही कार्यालय (जीओ) की रिपोर्ट से पता चला है कि 1986 और 1991 के वायुसेना और डीओडी अध्ययनों में कहा गया है कि C-17 C-5 की तुलना में यूएस के बाहर 6,400 अधिक रनवे का उपयोग कर सकता है, लेकिन इन अध्ययनों में केवल रनवे के आयामों पर विचार किया गया था, लेकिन रनवे की ताकत या लोड क्लासिफिकेशन नंबर (LCN) पर नहीं। C-5 का लकड़ कम है, लेकिन USAF दोनों को एक ही व्यापक भार वर्गीकरण समूह में वर्गीकृत करता है। रनवे के आयामों और लोड रेटिंग पर विचार करते समय 17 का विश्वव्यापी रनवे लाभ C-5 पर 6400 से घटकर 911 एयरफील्ड हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान सैन्य सिद्धांत जो छोटे, कठोर हवाई क्षेत्रों के उपयोग को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस प्रकार C-17 की लघु क्षेत्र क्षमता पर विचार नहीं किया गया। जनवरी 1995 की गाओ रिपोर्ट में कहा गया है कि USAF ने मूल रूप से $41.8 बिलियन की लागत से 210 17 ऑर्डर करने की योजना बनाई थी और 1992 के अनुमान के आधार पर 120 विमानों की
कीमत $39.5 बिलियन थी। मार्च 1994 में अमेरिकी सेना ने फैसला किया कि उसे 17 के साथ 60,000 पौंड 27,000 किग्रा कम ऊंचाई वाले पैराशूट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लपेज डिलीवरी की आवश्यकता नहीं है और 130 की 42,000 लब 19,000 किग्रा क्षमता पर्याप्त थी। C-17 परीक्षण इस कम वजन तक ही सीमित था। एयरफ्लो मुद्दों ने C-17 को एयर ड्रॉप आवश्यकताओं को पूरा करने से रोका। फरवरी 1997 की एक गौ रिपोर्ट से पता चला कि एक C-17 पूर्ण पेलोड के साथ 3,000 फीट 910 मीटर गीले रनवे पर नहीं उतर सकता था। सिमुलेशन ने सुझाव दिया कि 5,000 फीट 1,500 मीटर की दूरी की परीक्षणों के लिए फिर से उड़ान योग्य बनाने के लिए अमरक में स्थानांतरित कर दिया गया था। सितंबर 1995 तक पूर्व के अधिकांश मुद्दों को कथित तौर पर हल कर लिया गया था और C-17 अपने सभी प्रदर्शन और विश्वसनीयता लक्ष्यों को पूरा कर रहा था। पहले USAF स्क्वाड्रन को जनवरी 1995 में परिचालित घोषित किया गया था। 1996 में दौड़ ने कुल 120 के लिए 80 अन्य विमानों का आदेश दिया। 1997 में मैकडॉनेल डगलस का घरेलू प्रतियोगी बोइंग के साथ विलय हो गया। अप्रैल 1999 में बोइंग ने 17 की इकाई कीमत में कटौती करने की पेशकश की यदि उसाफ ने 60 और खरीदे। अगस्त 2002 में ऑर्डर को बढ़ाकर 180 विमान कर दिया गया। 2007 में USAF के लिए 190 C-17 का ऑर्डर दिया गया था। 6 फरवरी 2009 को बोइंग को 15 अतिरिक्त 17 के लिए $2.95 बिलियन का अनुबंध दिया गया, जिससे कुल उसाफ बेड़े को 205 तक बढ़ा दिया गया और अगस्त 2009 से अगस्त 2010 तक उत्पादन बढ़ाया गया। 6 अप्रैल 2009 को US रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने कहा कि 205 की योजना के बाद कोई और C-17 का आदेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि 12 जून 2009 को हाउस आर्म्ड सर्विसेज एयर एंड लैंड फोर्सेज उपसमिति ने और 17 C-17 जोड़े। 2010 में बोइंग ने उत्पादन दर को 16 प्रति वर्ष के उच्च स्तर से घटाकर प्रति वर्ष 10 विमान कर दिया। यह घटते आदेशों और उत्पादन लाइन के जीवन का विस्तार करने के कारण था, जबकि अतिरिक्त आदेश मांगे गए थे। 2012 के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या लगभग 1100 कम हो गई थी। लॉन्ग बीच संयंत्र में दूसरी पाली को भी समाप्त कर दिया गया था। अप्रैल 2011 तक 230 उत्पादन सत्र वितरित किए जा चुके थे, जिनमें 210 उसाफ को शामिल थे। C-17 प्रोटोटाइप T1 को 2012 में USAF द्वारा टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिया गया था। जनवरी 2010 में USAF ने इस प्रकार को बनाए रखने के लिए बोइंग के प्रदर्शन आधारित रसद अनुबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। 19 जून 2012 को उसाफ ने अपने 224वें और अंतिम C-17 को जुलाई 2010 में अलास्का में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक को बदलने का आदेश दिया। सितंबर 2013 में बोइंग ने घोषणा की कि 17 का उत्पादन बंद होना शुरू हो रहा है। अक्टूबर 2014 में 279वें और अंतिम विमान का मुख्य विंग स्पार पूरा हुआ। इस 17 की डिलीवरी 2015 में हुई थी, जिसके बाद बोइंग ने लॉन्ग बीच प्लांट को बंद कर दिया। स्पेयर कंपोनेंट्स का उत्पादन कम से कम 2017 तक जारी रहना था। C-17 के कई दशकों तक सेवा में रहने का अनुमान है। फरवरी 2014 में बोइंग शेष 15 C-17 के लिए 5 या 6 देशों के साथ बिक्री वार्ता में लगा हुआ था। इस प्रकार बोइंग ने भविष्य की खरीद की प्रत्याशा में पुष्टि किए गए खरीदारों के बिना 10 विमान बनाने का फैसला किया। मई 2015 में
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि बोइंग को $100 मिलियन से कम का चार्ज बुक करने और C-17 कार्यक्रम से जुड़े 3,000 पदों में कटौती करने की उम्मीद है, और यह भी सुझाव दिया कि एयरबस की कम लागत वाली A400 M8 ने अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को दूर ले लिया है। C-17 सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता कार्यक्रम सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता 17 में से एक 2006 के फार्नबरो एयर शो में नाटो के कई सदस्य देशों ने सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता सैक के भीतर कई 17 को संयुक्त रूप से खरीदने और संचालित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एसएसी के सदस्य बुल्गारिया, एस्टोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवेनिया, यूएस के साथ साथ 2010 तक शांति देशों फिनलैंड और स्वीडन के लिए 2 पार्टनरशिप हैं। खरीद 2017 के लिए थी और 1/3 का योगदान यूएस द्वारा किया गया था। 14 जुलाई 2009 को बोइंग ने सैक कार्यक्रम के तहत पहला 17 वितरित किया। दूसरे और तीसरे C-17 की डिलीवरी सितंबर और अक्टूबर 2009 में की गई थी। सैक 17 हंगरी के पापा एयर बेस पर आधारित है। हेवी एयरलिफ्ट विंग की मेजबानी हंगरी द्वारा की जाती है, जो ध्वज राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। विमान नाटो E-3 अवाक्स विमान के समान तरीके से संचालित होते हैं। C-17 फ्लाइट क्रू बहुराष्ट्रीय हैं, लेकिन प्रत्येक मिशन को सैक के वार्षिक उड़ान घंटे शेयर समझौते के आधार पर एक व्यक्तिगत सदस्य राष्ट्र को सौंपा गया है। नाटो एयरलिफ्ट प्रबंधन कार्यक्रम कार्यालय NMPO हेवी एयरलिफ्ट विंग के लिए प्रबंधन और सहायता प्रदान करता है। नामपो नाटो सपोर्ट एजेंसी नस्पा का एक हिस्सा है। सितंबर 2014 में बोइंग ने कहा कि एसएसी मिशनों का समर्थन करने वाले 3 C-17 ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 94% की तत्परता दर हासिल की है और 1000 से अधिक मिशनों का समर्थन किया है। पहला उत्पादन 14 जुलाई 1993 को चार्ल्सटन एयर फोर्स बेस साउथ कैरोलिना को दिया गया। पहला 17 स्क्वाड्रन 17वां एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन 17 जनवरी 1995 को सक्रिय रूप से तैयार हो गया। C-17 ने बड़े आकार के पेलोड के 22 रिकॉर्ड तोड़े हैं। C-17 को 1994 में यूएस एविएशन के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कोलियर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। कोसोवो और ऑपरेशन एलाइड फोर्स में संचालन पर एक कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि महान सफलता की कहानियों में से एक वायुसेना के 17 का प्रदर्शन था। 17 ने ऑपरेशन में रणनीतिक एयरलिफ्ट मिशन के आधे हिस्से को उड़ा दिया। प्रकार छोटे हवाई क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है, संचालन को आसान बना सकता है, तेजी से बदलाव के समय ने भी कुशल उपयोग की ओर अग्रसर किया। 26 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के समर्थन में ऑपरेशन नॉर्दर्न डिले के दौरान लगभग 1000 अमेरिकी सेवा सदस्यों को उत्तरी इराक के कुर्द नियंत्रित क्षेत्र में पैराशूट किया गया था। यह C-17 का उपयोग करते हुए पैराट्रूपर्स का पहला लड़ाकू सम्मेलन था। चिकित्सा और आपातकालीन आपूर्ति प्रदान की 26 मार्च 2003 को 15 USAF C-17 ने दिसंबर 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पनामा पर आक्रमण के बाद से सबसे बड़े लड़ाकू एयर ड्रॉप में भाग लिया। 173वे एयरबोर्न ब्रिगेड से 1000 पैराट्रूपर्स की रात के समय की एयर ड्रॉप बशूर इराक पर हुई। पैराट्रूपर्स के एयर ड्रॉप के बाद 17 में लेक अब्राम्स नदो ब्रैडली ने 113 और आर्टिलरी को ढोया गया। उसाफ 17 का उपयोग सहयोगियों को उनकी एयरलिफ्ट आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए भी किया गया है, जिसमें 2003 में अफगानिस्तान के लिए कनाडाई वाहन और 2006 में
पूर्वी तिमोर में ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व वाली सैन्य तैनाती के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं शामिल हैं। 2006 में उसाफ 17 ने 15 कनाडाई तेंदुओं को उड़ाया। नाटो के अफगानिस्तान मिशन के समर्थन में किर्गिस्तान से कंधार में सदो टैंक। 2013 में 5 यूएसएफ C-17 ने माली में फ्रांसीसी संचालन का समर्थन किया। अन्य देशों के C-17, RAF, नाटो और RCF ने प्रत्येक C-17 को तैनात किया के साथ काम किया। 1999 के बाद से C-17 यूएस अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के समर्थन में ऑपरेशन डीप फ्रीज पर अंटार्कटिका के लिए प्रतिवर्ष उड़ान भर रहे हैं, जो पूर्व के वर्षों में उपयोग किए जाने वाले C-141 की जगह ले रहे हैं। प्रारंभिक उड़ान यूएसएफ 62वें एयरलिफ्ट विंग द्वारा उड़ाई गई थी। 17 हर साल अक्टूबर के आसपास क्राइस्टचर्च हवाई अड्डे और मैकमुर्डो स्टेशन के बीच राउंड ट्रिप उड़ान भरते हैं और हर तरह से उड़ान भरने में 5 घंटे का समय लेते हैं। 2006 में 17 ने अपना पहला अंटार्कटिक एयर ड्रॉप मिशन उड़ाया, जिसमें 70,000 पाउंड की आपूर्ति की गई। बाद के 4 वर्षों के दौरान हवा की बूंदों का सिलसिला जारी रहा। यूएस प्रेसिडेंशियल लिमोसिन को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए C-17 द्वारा ले जाया जाता है। एक C-17 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ घरेलू और विदेशी दोनों व्यवस्थाओं, परामर्शों और बैठकों के दौरे पर जाता है। C-17 का प्रयोग राष्ट्रपति की कार, समुद्री वन और सुरक्षा टुकड़ियों के परिवहन के लिए किया जाता है। फॉलो ऑन C-17 आदेशों पर बहस हुई। वायुसेना ने लाइन बंद करने का अनुरोध किया, जबकि कांग्रेस ने उत्पादन बहाल करने का प्रयास किया। 2007 में वायुसेना ने 17 बेड़े पर अत्यधिक लड़ाकू उपयोग के जवाब में $1.6 बिलियन का अनुरोध किया। 2008 में एयर मोबिलिटी कमांड के कमांडर यूएसएफ जनरल आर्थर लिचटे ने वायु और भूमि बलों पर प्रतिनिधि सभा उपसमिति के समक्ष संकेत दिया कि कुल 205 को बढ़ाने के लिए अन्य 15 विमानों में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। 2 के परिणामों की डिलीवरी लंबित 2009 में अध्ययन। लिचटे ने देखा कि एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन लाइन आगे C-17 के लिए खुली रह सकती है। उसाफ ने अंततः अपने 17 बेड़े को 223 विमानों तक सीमित करने का निर्णय लिया। इसकी अंतिम डिलीवरी 12 सितंबर 2013 को हुई थी। 2015 में वेक आइलैंड में एक मिसाइल रक्षा परीक्षण के हिस्से के रूप में ठाड़ मिसाइल रक्षा प्रणालियों और यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ददग-53 के खिलाफ 17 से सिम्युलेटेड मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। जनवरी और फरवरी 2020 में वायुसेना ने C-17 और C-130J से पैलेटाइज्ड युद्धपोतों कॉम्बैट एक्सपेंडेबल प्लेटफॉर्म्स का परीक्षण किया, जिसके परिणाम वायुसेना को सकारात्मक लगे। भारतीय वायुसेना ईएफ का पहला 2013 जून 2009 में भारतीय वायुसेना ईएफ ने कई प्रकार के परिवहन विमानों को बदलने के लिए अपनी बहुत भारी लिफ्ट परिवहन विमान आवश्यकता के लिए 17 का चयन किया। जनवरी 2010 में भारत ने यूएस के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के माध्यम से 10 C-17 का अनुरोध किया। बिक्री को जून 2010 में कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। 23 जून 2010 को ईएफ ने ईएफ के 17 परीक्षणों को पूरा करने के लिए भारत के गगल हवाई अड्डे पर एक उसाफ 17 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फरवरी 2011 में आईएफ और बोइंग ने 10 C-17 के आदेश के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 6 और विकल्प थे। 6 जून 2011 को सुरक्षा पर भारतीय कैबिनेट समिति द्वारा उस $4.1
बिलियन के आदेश को मंजूरी दी गई थी। डिलीवरी जून 2013 में शुरू हुई और 2014 तक जारी रहनी थी। 2012 में आईएएफ ने 2017-2022 के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना में 6 और C-17 खरीदने की योजना को अंतिम रूप दिया। 149 हालांकि 2015 में 17 का उत्पादन समाप्त होने के बाद से यह विकल्प अब उपलब्ध नहीं है। आईएएफ C-17 इस विमान सामरिक एयरलिफ्ट और विशेष बलों को तैनात करने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान। वे विविध इलाकों में संचालित होते हैं। उत्तर भारत में हिमालयी हवाई अड्डों से 13,000 फीट 4,000 मीटर, दक्षिण भारत में हिंद महासागर के ठिकानों तक 17 हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आधारित है और नंबर 81 स्क्वाड्रन ईएफ स्काईलॉर्ड्स द्वारा संचालित है। पहला 17 जनवरी 2013 में परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए दिया गया था। इसे 11 जून 2013 को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा C-17 23 जुलाई 2013 को दिया गया और तुरंत सेवा में लगा दिया गया। ईएफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ नॉर्मन ए ब्राउन ने बोइंग के लॉन्ग बीच कारखाने में विमान की डिलीवरी लेते समय इसे एफ के आधुनिकीकरण अभियान में एक प्रमुख घटक कहा। 2 सितंबर 2013 को स्काईलॉर्ड्स स्क्वाड्रन ने 317 के साथ आधिकारिक तौर पर ईएफ सेवा में प्रवेश किया। स्काईलॉर्ड्स नियमित रूप से भारत के भीतर मिशन उड़ाते हैं, जैसे लेह और थोइस में उच्च ऊंचाई वाले ठिकानों पर। ईएफ ने पहली बार 1 जुलाई 2013 को अंडमान द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर के लिए एक पैदल सेना बटालियन के उपकरण को परिवहन के लिए C-17 का इस्तेमाल किया। अब तक की विदेशी तैनाती में अगस्त 2013 में ताजिकिस्तान और भारतीय शांति सैनिकों का समर्थन करने के लिए रवांडा शामिल हैं। एक C-17 का इस्तेमाल फेलिन चक्रवात के दौरान राहत सामग्री के परिवहन के लिए किया गया था। 5वां विमान नवंबर 2013 में प्राप्त हुआ था। 6ठा विमान जुलाई 2014 में प्राप्त हुआ था। जून 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रस्तावित $366 मिलियन अमेरिकी विदेशी सैन्य बिक्री के तहत भारत को एक C-17 की संभावित बिक्री को मंजूरी दी। अंतिम C-17 निर्मित इस विमान ने भारतीय वायुसेना के बेड़े को बढ़ाकर 11 C-17 कर दिया। मार्च 2018 में 22 अगस्त 2019 तक पूरा करने के लिए एक अनुबंध दिया गया था।